अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों, कैसे हो? लो जी, क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो हमने इसको टोटल 6 क्लासेस में इसको फिनिश किया है। तो जनाब, क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेक्चर नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, ले जी, आज का टॉपिक है जी हमारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। बेटा ये बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि शायद अनइम्पॉर्टेंट है, जबकि बोर्ड में ये एक दफा दो दफा लॉन्ग भी आया हुआ है। और डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस में कुछ डेफिनेशंस छुपी हैं, वो डेफिनेशंस आ जाती होती हैं। इंतहाई ये आसान टॉपिक है, लेकिन किसी वक्त स्कूल में या एकेडमीज में समझ में नहीं आता बच्चों को, और वो बच्चे छोड़ देते हैं कि जी बड़ा मुश्किल है ये। तो आप लोगों ने नहीं छोड़ना बेटा, ठीक है? तो मैंने जिस चीज को हाईलाइट किया हुआ है इस तरीके से कि उसको मैंने बोल्ड किया हुआ है और उसको बड़ा किया हुआ है, और नीचे मैंने जिस चीज के लाइन लगाई है वो समझ लें कि वो चीज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है मेरा बच्चा, लें जी तो शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया बोर्ड के हवाले से, डेफिनेशन ऑफ डाटा, डिफाइन डाटा। तो बोर्ड पूछ लेगा डाटा क्या है जी? तो मेरे बच्चों ने कहना है डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप ऑब्जर्वेशंस के जरिए इकट्ठी करते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने ऑब्जर्वेशन से इकट्ठी की है, उस इंफॉर्मेशन को डाटा बोलोगे। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशंस ही नहीं, एक्सपेरिमेंट्स के दौरान भी अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है तो वो कहलाएगी डाटा। तो जनाब, डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स कोई इकट्ठे किए हैं, कोई डेट्स इकट्ठी की हैं, कोई वैल्यूज इकट्ठी की हैं। वैल्यूज मतलब नंबर्स, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज इकट्ठी की हैं, मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से अगर आपने कोई चीज इकट्ठी की है, कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो उसको क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? उसे डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाटा। चलें भी मेरे साथ जरा याद करें। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स या डेट्स या वैल्यूज which are made from observations and experimentation. This is called data. ठीक है जी। अगला आया डाटा ऑर्गेनाइजेशन। क्या है जनाब? व्हाट इज डाटा ऑर्गेनाइजेशन? जनाब, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस। बेटा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट से मुराद बनाने के लिए, हाइपोथेसिस डिजाइन करने के लिए। In order to formulate, that is design, and then to test the hypotheses, और hypotheses को test करने के लिए scientists collect and organize data। और डाटा को ना सिर्फ कलेक्ट करते हैं बल्कि डाटा को उन्होंने ऑर्गेनाइज भी करना होता है। प्रायर, प्रायर कहते हैं इससे पहले, इससे पहले के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाएं। प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने से पहले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के लिए इंतहाई अहम है, टू डिस्क्राइब द डाटा कलेक्शन मेथड्स, कि वो साइंटिस्ट डिस्क्राइब करे कि जी मेरे डाटा के कलेक्शन के मेथड्स क्या हैं और मैं डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज करूंगा। मेरा बच्चा, जितनी ज्यादा डाटा इकट्ठी होगी और जितनी ज्यादा डाटा ऑर्गेनाइज होगी, इट एंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो उतना ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट क्वालिटी का होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी एक्सपेरिमेंट की। डन। तो जनाब, डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अच्छा, डाटा जो कलेक्ट होती है, कोई नंबर, कोई चीज, कोई जब कलेक्ट हो गई तो उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स के जरिए डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, कि इन विच वेज डाटा इज, इन विच वेज डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड। तो आपने कहना है डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। एग्जांपल, डाटा को ग्राफिक्स के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, डाटा के टेबल्स बना लेंगे, या फिर टेबल्स मतलब रोज एंड कॉलम्स बनाकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर मेरे बच्चा फ्लो चार्ट्स बना लेंगे।
मेरा पुत्र कोई मैप्स बना लेंगे, कोई डायग्राम्स बनाकर उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेटा तो इन विच वेज द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, वेल इसका बहुत अहम तरीन आंसर, बहुत अहम तरीन क्वेश्चन है, सॉरी, ये दिस इज कॉल्ड, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स की शक्ल में हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस क्या है बेटा? डाटा का तज्जिया करना, जो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया अब उसका अगर हमने तज्जिया करना, उसका हिसाब किताब करना बड़ा जरूरी है। उस पर तज्जिए से मैं क्या बोलूं कि उसके ऊपर सोच विचार करना बड़ा जरूरी। डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। लो जी, एक्सपेरिमेंटेशन करना है और फिर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डाटा गैदर हुई है उस डाटा का तज्जिया करना, उस डाटा का एनालिसिस करके हमने बताना है कि ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं। तो मेरे बच्चों, डाटा एनालिसिस इज डन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। कहता है इसमें कोई मैथमेटिक्स के या स्टैटिस्टिक्स के कुछ मेथड्स लगा लो। बेटा स्टैटिस्टिकल मेथड्स ज्यादातर एवरेजेस, मीन, मीडियन, मोड आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो आप लगाते हो। मैथ के कुछ रूल्स हैं, कुछ टूल्स हैं, बायो मैथमेटिक्स आप कह ले, उसको लगाकर आप सॉल्व कर लेते हो, फिर डाटा को एनालाइज कर लेते हो। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है जी, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन का मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ले जनाब, अब आपको रेशो को डिफाइन करना है कि व्हाट इज रेशो। रेशो क्या है बेटा? when a relation between two numbers, एग्जाम्पल a और b को, अगर हमने a और b के आपस में रिलेशनशिप बताना है, a और b के आपस में रिलेशनशिप आप यूं समझ लो कि बेटा कितने मार्क्स आए हैं, आप बोलो पापा 12 आए हैं, तो साथ पापा बोलेंगे बेटा टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आप बोलोगे पापा 20 थे। तो फिर आपको वो पापा कहेंगे कि आइंदा से आपने बताना है कि इन दोनों को रिलेशन में बताना, आपने कहना है 12 आउट ऑफ 20 आए हैं जी, 12 रेशो 20 आए हैं जी। गॉट इट? तो व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स दैट इज ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड, तो बेटा उसको एक्सप्रेस करते हैं, रिलेशनशिप को एक्सप्रेस अगर हम इन टर्म्स ऑफ कोशंट करें, इन टर्म्स ऑफ कोशंट करें तो हम कहेंगे ए आउट ऑफ बी। ठीक, A आउट ऑफ B यानी A रेशो B। वेल इट इज कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर। तो आप बोलोगे A, इट इज द रेशो ऑफ A टू द B। तो ये जो साइन है ना ये वाला, इसको टू दी बोलेंगे, तो रेशो ऑफ A टू दी B। तो ये आपने इसका रिलेशनशिप जाहिर कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 आउट ऑफ 20 आए हैं, तो आप बोलोगे पापा 12 टू दी 20 आए हैं। डन। सो इट इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वन नंबर टू अदर। तो ये आप इस तरह का साइन, या फिर आप मेरा बेटा इसको एक्सप्रेस कर सकते हो डिवीजन के साइन से, या आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो कॉलन के साइन से, जो कि रेशो का साइन है। ठीक है, तो कॉलन का साइन क्या होता है? डबल डॉट होता है, तो ये साइन है जी रेशो का। तो रेशो में बी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिवीजन साइन, दैट इज डिवीजन का साइन, या फिर कॉलन का साइन, दैट इज डबल डॉट मार्क बिटवीन द टू नंबर्स। ले जी, फॉर एग्जाम्पल द रेशो बिटवीन 50 malarial patients and 150 normal persons. Now जी 50 ones are 50, 50 threes are 150, तो ये हो जाएगा 50 रेशो 150। तो 50 रेशो 150 जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 50 ones are 50, 50 threes are 150, तो आ गया 1:3 रेशो है जी। तो ये आपने रिलेशनशिप निकाल लिया है मलेरियल पेशेंट्स का, किसके साथ? 50 मलेरियल पेशेंट्स का रिलेशन निकाला है 150 नॉर्मल पर्सन्स के साथ। लो जी, अगला आ गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज प्रोपोर्शन, तो आपने कहना है जनाब प्रोपोर्शन मींस टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। अब अगर आपने ऊपर दिए गए मेथड से कोई दो नंबर्स का रिलेशन ढूंढा हुआ है, दैट इज A रेशो B,
और एक और रिलेशनशिप ढूंढना हुआ है C/D। अब आपने इन दो रेशियोज को अगर इक्वल करना है, इन दो रेशियोज को क्या करना है बेटा, इक्वल, दैट इज A/B इक्वल्स टू C/D। अगर आपने इन दोनों को इक्वालिटी करना है तो वो आप प्रोपोर्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, प्रोपोर्शन। तो व्हेन टू रेशियोज are said to be equal, when two ratios are said to be equal, that is called what, proportion। तो पता लगा means to join two equal ratios by the sign of equality। तो two equal ratios को आपने by the sign of equality जोड़ा है। तो ये देखें, ये एक इक्वल रेशो है, ये दूसरी इक्वल रेशो है, तो आपने इसको साइन ऑफ इक्वलिटी से जोड़ दिया है। तो साइन ऑफ इक्वलिटी से जोड़ने को प्रोपोर्शन बोलोगे। डन इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज। लो मेरा बच्चा, अब वो कहता है कि दिस प्रोपोर्शन में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो बेटा इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो A/B। इक्वल्स की जगह आप 2 दफा कॉलन डाल देते हो। क्या डाल देते हो बेटा, 2 दफा कॉलन का साइन डाल देते हो। तो डबल कॉलन रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शन। तो बाद में फिर एक दूसरी इक्वल रेशो आ गई। तो पहली इक्वल रेशो A/B आगे। अब ये जो डबल कॉलन का साइन है ये इक्वल्स टू तो नहीं है, मफहूम इसका इक्वल्स टू ही है, लेकिन इसको आप बोलोगे प्रोपोर्शन। ठीक, तो डबल कॉलन लगाकर उसके बाद C/D कर दोगे। अब बच्चा इस तरह की स्टेटमेंट में आप सब बचपन में जानते भी हो, मेरे से ज्यादा आप लोगों को मैथ आता होगा। इस तरह की स्टेटमेंट में अगर आपको किसी एक की वैल्यू नहीं पता और बाकी 3 की अगर आपको पता है, अगर आपको एनी वन वैल्यू नहीं पता, बाकी की 3 अगर आपको पता है, तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लो जी, तो कह रहा है कि जनाब व्हेन थ्री वैल्यूज इन अ प्रोपोर्शन आर नोन। अगर इस प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट में 3 वैल्यूज नोन हो, दैट इज A, B, C और D में से अगर कोई सी 3 हमें मालूम हो, तो जो मालूम नहीं है हम उसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस फोर्थ वाली को हम कह देंगे X एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। अब आप कहोगे सर जी जरा एग्जांपल से समझाएं, तो ठीक है जनाब, आइए फिर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से ही हम समझते हैं। लो जनाब, एक एक्सपेरिमेंट किया। चलो पहले देखते हैं बुक क्या कहती। कहता अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट, के एक्सपेरिमेंट ये था कि हाउ मेनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। अब मेरा बच्चा, उसको ये एक्सपेरिमेंट मिला हुआ था कि तुमने 100 हेल्दी स्पैरोज को, मॉस्किटोज को बाइट करवाना है, मॉस्किटोज से बाइट करवाना है 100 हेल्दी स्पैरोज को, और पता करना है कि कितनी स्पैरोज गेट्स इल विद मलेरिया। डन। अब क्या हुआ कि उसने कहीं पहले कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, उसने एक इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट उसने ये नोट किया कि when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows। लो जी, उसने अपने पिछले एक्सपेरिमेंट में 20 स्पैरोज पर ये वाला काम किया हुआ था, और उसको नया एक्सपेरिमेंट मिल गया कि 100 पर ढूंढ कर लाओ। तो उसने क्या किया, उसके पास को पुरानी डाटा थी, उस पुरानी डाटा के मुताबिक उसने कहा था कि जब मैंने 20 स्पैरोज पर क्यूलेक्स मॉस्किटोज छोड़े कि वो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज के जाकर उन्हें काटो, तो पता लगा 20 में से 14 गॉट मलेरिया, 20 में से 14 को मलेरिया हो गया। तो 20 स्पैरोज में से कितनों को बेटा मलेरिया हुआ, 14 को। इजी। लो जी, अब ही यूजेस प्रोपोर्शन रूल टू फाइंड आउट। देखो अब पहला प्रोपोर्शन बन गया, क्या भला, 14/20 के 20 में से 14, 20 में से यानी 14/20, 14 आउट ऑफ 20 इल हुई मलेरिया से। तो अब उसने फाइंड आउट करना था X, के X आउट ऑफ 100 कितनी बीमार होंगी, दैट इज X जो है वो है कितनी, कि कितनी बीमार होंगी 100 में से। तो बड़ा इजी था जी, पहली इक्वल रेशो उसके पास आ गई 14/20, और दूसरी उसके पास इक्वल रेशो आ जाएगी X/100। नाउ ही यूजेस द प्रोपोर्शन रूल। लो जी, पहली रेशो उसने कहा 20 में से 14, दैट इज 14
आउट ऑफ 20 को उसने कैसे लिखा, 14:20, डन। तो 14 आउट ऑफ 20। सेकेंड रेशो उसने बना ली x/100, दैट इज x का मतलब हाउ मेनी आउट ऑफ 100। अब उसने जनाब जब प्रोपोर्शन लिखी तो प्रोपोर्शन थी कि 14:20 प्रोपोर्शन टू x/100। अब क्या हुआ, इसको वो यूं भी लिख सकता है 14 आउट ऑफ, दैट इज डिवीजन का साइन, 14 डिवाइडेड बाय 20, और प्रोपोर्शन आपको मालूम है इक्वल्स टू का साइन को रिप्रेजेंट करती, तो इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 100। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो पता लगेगा कि ये वाला जो 100 है, ये वाला, वो 100 उठकर 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब x आपने निकालना है, तो आपने क्या किया, 100 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 20। तो जब आप आंसर निकालोगे तो देखा रेशो और प्रोपोर्शन के मेथड से आपने वो मेथड लगाकर पता लगा कि 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। तो देख लो, उसने एक एक्सपेरिमेंट को पकड़कर पूरा डाटा एनालिसिस किया रेशो प्रोपोर्शन के मेथड के जरिए, और उसने बता दिया कि 100 में से कितने लोग बीमार हैं। इजी बच्चा। तो इस तरह डाटा एनालिसिस भी हमारा खत्म हुआ। अब एक छोटी सी एक है कि कहता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डाटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिक्स से क्या मुराद है। तो आपने कहना है स्टैटिस्टिक्स आर दस मीन्स ऑफ समराइजिंग डाटा। इट इज दस द मीन्स ऑफ व्हाट, समराइजिंग डाटा। डाटा को समराइज करना है थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू, ठीक है, थ्रू दी कैलकुलेशन ऑफ दी मीन वैल्यू। तो आपने देखा ऊपर भी एक मीन निकाला है, तो बेटा ये लाजमी याद कर लेना, इट इज ए मीन्स ऑफ समराइजिंग डाटा। डाटा को समराइज करना कैसे जनाब, थ्रू दी कैलकुलेशन ऑफ द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मैंने कहा था ना, स्टैटिस्टिक्स में आप मीन, मीडियन, मोड वगैरह ढूंढते होते हो जनाब। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा। एक रॉ डाटा को तरतीब में देखो ना, अक्सर औकात आपको पापा ने अब पूछा कि भाई कितने मार्क्स आए हैं, आप बोलो पापा 12 आउट ऑफ 20 आए हैं। तो पापा बोलेंगे यार ये 12 आउट ऑफ 20 नहीं मुझे अच्छा लग रहा, तुम इस तरह करो 100 में से परसेंटेज निकाल कर लाओ। तो जब परसेंटेज आ जाती है तो वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन बन जाती है, वो एक समराइज्ड, एक एनालाइज्ड डाटा निकाल लेते हो जब आप परसेंटेज निकाल लेते हो। इसी तरह बेटा पहले आते होते थे जी 850 में से मैट्रिक के एग्जाम होते होते थे, फिर हो गए जी आप लोगों के टाइम पर जी 1100 में से होंगे। तो वो 1100 में से कितने मार्क्स आए हैं वो कुछ मजा नहीं आ रहा होता। तो फिर आप पूछते हो कि यार ये ना डाटा को एनालाइज करके तो तुम परसेंटेज निकाल कर तो दे दो। तो पता लगा दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा into information which can be used to summarize the report results। इसलिए जनाब जब आपकी रिपोर्ट्स भी बनती हैं आपके पेपर्स की, तो उसमें फिर इन दी एंड 100 में से परसेंटेज निकाल कर तो दे देते हैं। बेटा बच्चे, ये लास्ट टॉपिक है मेरा बेटा, और बच्चे इसी को इग्नोर कर देते हैं। अल्लाह अकबर। इन 3 पॉइंट्स में से बेटा बोर्ड में मस्ट या तो एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता था पुत्र, मस्ट। तो जनाब बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स से मुराद जिसमें हम फार्मूलाज को अप्लाई करके और हम आंसर्स निकाल लेते हैं टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज्ड। बेहतर फिर ना कहना खबर ना हुई मेरा बच्चा। Write the names of the major biological problems in which knowledge of mathematics is used। तो वो major problems बताएं जिनमें knowledge of mathematics is used हैं। तो वो major problems हैं जी, नंबर 1 gene finding, नंबर 2 protein structure। बेटा ये biological problems हैं, ठीक है, जिनको solve करने के लिए आप mathematics के rules apply करते हो। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में या हायर स्टडीज ऑफ बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं ये सारी। तो वो प्रॉब्लम्स हैं जी, नंबर 1 जीन फाइंडिंग, नंबर 2 प्रोटीन स्ट्रक्चर,
नंबर 3 प्रोटीन प्रोटीन इंटरएक्शंस। तो मेरा बच्चा ये 3 है, सिर्फ 3 याद कर लो, पागलो नंबर आ जाएंगे। नंबर 1 जीन फाइंडिंग, नंबर 2 प्रोटीन स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस। तो ये वो 3 मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेजर यानी ज्यादातर इनमें यूज होता है, इन विच बायोमैथमेटिक्स सॉरी इन विच मैथमेटिक्स का नॉलेज इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल होने के बाद फिर वो बन जाती है बायो मैथमेटिक्स। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स? वाओ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पुत्र ये याद रखो कि इन्फॉर्मेटिक्स जहां वर्ड समझ जाए समझ रहे, उधर कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर की यानी कंप्यूटर के हवाले से कोई डीएनए का डिजाइन बताया गया है, कोई एनिमेशंस वगैरह बनाई गई हैं, कोई भी एनिमेशंस अगर बना लें या कोई भी मॉडल वगैरह बना लें, कोई 3D ग्राफिक्स शो कर लें कंप्यूटर के जरिए, तो उसको और वो चीज हो रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ समझाने के लिए चीजें, तो यूट्यूब भी भरा पड़ा बेटा एनिमेशन से। तो वो क्या है, वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो मेरे बच्चों अगर आप कंप्यूटेशनल मतलब कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स प्लस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स अभी ऊपर आपने पढ़ा टू टू टेक आउट द मीन वैल्यूज, तो मेरा बच्चा अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल प्लस स्टैटिस्टिकल ये दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, किस लिए? टू फॉर द एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डाटा, के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में कलेक्टेड डाटा के एनालिसिस के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा जनाब बायो इन्फॉर्मेटिक्स। फिर ना कहना खबर ना हुई। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन अभी याद कर ले कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू दी computational and statistical techniques for the analysis of biological data। बेटा ये बच्चे कहते हैं कि जी हम अपने अपने वर्डिंग में लिख लेंगे, अपनी वर्डिंग में। याद रखो बेटा डेफिनेशंस में अपनी वर्डिंग का सवाल नहीं उठता, डेफिनेशंस जो होती हैं उनको एज इट याद करते हैं और 2-4 दफा लिखते हैं, लिख लिख के याद करोगे आपको तेजी से याद हो जाएगा। लो बच्चों इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 अल्लाह के फजलो करम से खत्म हुआ, ठीक है जी। और अब इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 3 का डेली बेसिस पर एक लेक्चर अपलोड करूंगा। अगर आपको मेरा चैनल बेटा पसंद आता है, इसको सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो और इसको शेयर भी करो अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज को बताओ कि बायोलॉजी यहाँ पर अगर वो पढ़ लेंगे तो वो फायदे में रहेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं लाहौर की एकेडमीज में पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो अब चूंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी रिटायरमेंट एज आने वाली, तो जनाब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब अपने तमाम बच्चों को दूं और उन बच्चों के लिए बनाऊं जो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते और वो गांव वगैरह में पढ़ रहे हैं। तो एक एक बच्चे के लिए रसाई हो कि वो बड़े आराम से अपना नेट पैकेज कराए और अच्छे तरीके से पढ़ ले। ठीक है मेरा बच्चा, जीते रहो। खुदा हाफिज, शब बखैर, खुदा हाफिज।